फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग क्या है और उसका प्रोसेस, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। और आज हम लेकर आ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अब कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके टॉपिक्स में क्लियर होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस कोई स्पेशल नहीं है। जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जो हमने उसका प्रोसेस पढ़ा है, अगर हमने उसको प्रॉपरली पढ़ा है तो इंपॉर्टेंस उसी का पार्ट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या फायदा है हमें इससे? अब कहीं ना कहीं हमने जैसे उसके प्रोसेस को पढ़ा तो हमने क्या चीज पढ़ी भाई, स्पेशलाइजेशन। यानी कि जो इसके पॉइंट्स हैं इसमें सबसे खास चीज जो निकल कर आ रही है वो है स्पेशलाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग से हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वो है स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो पहली हेडिंग आप नोट कर सकते हैं, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग में हर वर्क को हर व्यक्ति के साथ, हर सबऑर्डिनेट के साथ हमने एक बिल्कुल सिस्टम से दिया है। हमने केवल उसी को वो ही काम दिया है जो उस काम के लायक है, जिसको उस काम का एक्सपीरियंस है, जो उस वर्क में एक्सपर्ट है। और चलो एक काम करते हैं, एक्सपर्ट नहीं है, कोई नया बंदा भी आपने लगाया है, दैट मीन्स कि लेकिन अगर आप उसको एक पर्टिकुलर जॉब देते हैं और वो उस पर्टिकुलर काम को ही करता है, कम से कम इतना ध्यान रखा ही है ना हमने क्वालिफिकेशन का। तो उसकी क्वालिफिकेशन जिस फील्ड में है या उसका एक्सपीरियंस जिस फील्ड में है, उसका जो इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, हमने उस पर्सन को उसी जगह लगाया है, उसी काम के लिए लगाया है। तो क्या होता है, उसमें एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। यू बी द स्पेशलाइज क्वालिफाइड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है और आप जो हमारे रिसोर्स है मिनिमम रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारा हो जाता है। सेकंड लेते हैं रोल क्लियरिटी। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी ले सकते हैं कि रोल क्लियर है। सभी को रोल क्लियर है क्योंकि हमने उसके प्रोसेस में, सबसे लास्ट के प्रोसेस में बताया था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या पूछते हैं भाई, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमने सभी को उनका रोल क्लियर कर दिया है। रोल क्लियर कर दिया यानी कौन सबऑर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है। तो जब आपको आपका रोल क्लियर है, जब आपको आपका वर्क क्लियर है, दैट मीन्स कि आप में कहीं कंफ्लिक्ट नहीं होगा और आप अपने वर्क को, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली हैंडल करेंगे। आपको पता है ना कि मुझे क्या करना है, तो आपका रोल बिल्कुल क्लियर है। जिसका हम, जैसे भाई कोई जॉब है आपके पास, उस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन है आपके पास, यू हैव द परफेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जब डिस्क्रिप्शन है मेरे पास तो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और मैं अपने वर्क को 100% कर सकता हूं। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं हम, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जो मैं अभी आपको बता रहा था रोल क्लियरिटी, इसको आप तीसरी हेडिंग में भी थोड़ा जोड़ सकते हैं, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारा नियरेस्ट बॉस कौन है, किसे हमें अपने वर्क का जो रिलेशनशिप है ना, जिसका भाई हमें अपनी रिपोर्ट किसको देनी है, तो जो रिपोर्टिंग है नेक्स्ट बॉस को देनी होती है मुझे, तो मुझे वो बिल्कुल क्लियर है। यानी कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है, कौन मेरा बॉस है और कौन मेरा सबऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो उसमें जो एक पता है ना हमने स्केलर चेन, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। जैसे प्रिंसिपल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा स्केलर चेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जॉब क्लियर है मेरा। अब ये नेक्स्ट कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप खुद ही समझिए कि जब हमारे इंप्लॉइज को रोल क्लियर है, वो अपने पॉइंट पर स्पेशलाइज्ड है, वो लगातार उसी काम को कर रहे हैं जो काम उन्हें करना है, तो उससे क्या इफेक्ट आने वाला है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही कि आपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज जहां लगाया वो परफेक्ट लगाया है, एंड देन कि जब वो अपने वर्क को करेंगे तो उनके अंदर एक एफिशिएंसी आएगी और उस एफिशिएंसी के कारण जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, उन सभी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। यानी कि जब आप किसी भी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं तो ध्यान देना कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। बाकी रिसोर्सेज का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का भी आपको ध्यान देना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करना होता है कि आप
जो हमारे नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है मैनेजमेंट में, उस पर आपको ध्यान देना है, हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वर्ड यूज करना है, सो दैट कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही और जो हमारा बिजनेस है उसमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। कोऑर्डिनेशन कब होता है? कोऑर्डिनेशन तब होता है जब आप एक टीम में काम कर रहे हैं और वो टीम को अपना रोल क्लियर हो। और ऑर्गेनाइजिंग का काम ही है कि आपको आपके रोल को क्लियर कराना, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पेशलाइज कराना कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। यानी कि आपने इससे पहले पढ़ा भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थे, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों हुए थे? क्योंकि ना तो डुप्लीकेशन थी ना ओवरलैपिंग थी। तो जब ये नहीं था तो क्यों नहीं था? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन था। कोऑर्डिनेशन क्यों था? क्योंकि हम ऑलरेडी अपने वर्क में क्लियर हैं, अपने वर्क में क्लियर हैं कि हमें क्या काम करना है। हमें वही काम करने के लिए मिला है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं। हमें किस बॉस को रिपोर्ट करना है और बॉस को पता है कि उसका सबऑर्डिनेट कौन है। तो इन सभी में क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो गया है कि किसको क्या काम करना है और उसको जस्ट अपने बॉस को रिपोर्ट करना है। तो कोऑर्डिनेशन, जब कोऑर्डिनेशन आएगा तो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनके बॉस को एडमिनिस्ट्रेटिव करना, मतलब बॉस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होना है तो बॉस को एडमिनिस्ट्रेशन करना बिल्कुल इजी है। क्योंकि उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना, मुझे आपके काम को नहीं समझाना है। सपोज करो आई एम द बॉस एंड यू आर द सबऑर्डिनेट, तो मुझे आपको आपके काम को नहीं समझाना है। यू आर वेरी क्लियर इन योर वर्क। तो जब आप अपने वर्क में वेरी क्लियर हैं तो मुझे आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं है। तो हमारा जो कहते हैं ना कि मेंटली कोऑर्डिनेशन है, बताने से भी ज्यादा आप पहले से ही कोऑर्डिनेटर है। आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, मुझे पता है कि सामने वाले बंदे को क्या काम करना है, सो दैट कि कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और उसका सीधा इफेक्ट होता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो परफेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, सबको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम ले लेते हैं, एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज ये क्या है? अब आप जो वर्क करते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सेम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो जब आप डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं तो वो तो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, चाहे पॉलिटिकल देख लीजिए, लीगल देख लीजिए, इकोनॉमिकल देख लीजिए, फैशन देख लीजिए, हर चीज चेंज हो रही है। तो जब वो सब चीजें चेंज हो रही हैं तो उन चेंजेस को किस तरीके से हम अडॉप्ट कर पाएंगे? तो अडॉप्ट कब कर पाएंगे? डिपार्टमेंटाइजेशन के चक्कर से, कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग का सिस्टम है हमें पता है कि कौन से फील्ड में किस जगह चेंजेस है, क्योंकि हमने तो पहले से वर्क को डिवाइड किया हुआ है। तो जिस जगह चेंज है हम उसी चेंजेस में केवल हमें कोऑर्डिनेट करना है। हमें पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करना, हमें पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना है। हमें यह देखना है कि चेंजेस किस जगह लाना है। तो उस चेंजेस को हम इजीली केवल उन कुछ खास पर्संस के बीच में जहां पर वो वर्क इफेक्टिव हो रहा है तो उस वर्क को हम चेंज कर सकते हैं। प्लानिंग में चेंज कर सकते हैं। भाई जो प्लानिंग है उसको अगर कोई चेंज करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहां चेंज कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। तो एडॉप्शन टू चेंज, वेरी इजी टू चेंज इन प्रोग्राम। आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस ही वर्क को चेंज करना है और वो वर्क ऑलरेडी डिसाइडेड है किसके पास है, वो स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड के लिए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन क्या है? डेवलपमेंट होना। ग्रोथ यानी कि बढ़ना आगे, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड भी होगा और ग्रोथ भी होगा, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो और आप अपने टारगेटेड्स को अचीव कर रहे हो, जिसका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स पर आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा, जिसके कारण हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वहां पर सभी लोग स्पेशलाइज्ड हैं, दे आर वेरी परफेक्ट इन देयर वर्क। तो जब हमें एक्सपेंशन करना हो, कुछ चेंज, जैसे मैंने कहा चेंज करना है, तो उसी सिस्टम में एडॉप्शन कर सकते हैं हम। भाई हम जितना भी हमें ग्रोथ करना है या हमें एक्सपेंशन करना है इजीली कर लेंगे कि उसका हमारे कौन कौन से फील्ड पर इफेक्ट आएगा और उसी इफेक्टेड पॉइंट पर। भाई इसका सबसे बड़ा खास बात क्या है, हमारे पास जो हमारे इंप्लॉइज हैं वो एकदम मोटिवेटेड है,
वो अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और वो कर रहे हैं आसानी से क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में स्पेशलाइज्ड है दैट मीन्स कि उसे काम करने में समय ही नहीं लगेगा। अब कभी अपने बारे में देखना कि आप किसी वर्क को कर रहे हैं जिसमें आपका मन लगता हो। आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो आपको बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना आता है इजीली, सिंपल तो आता ही है ना आपको। और किसी नए व्यक्ति को दे दो ना तो उसको बॉल पकड़ी जाएगी और ना ही उस पर बैटिंग की जाएगी, ना ही बॉल फेंकी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। यदि आप खेल रहे हैं तो कंटिन्यू आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो जो काम आप कर सकते हैं क्या वो न्यू कमर कर सकते हैं? तो जिस काम को आप लगातार करते रहते हैं आप परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक बॉलर है तो बॉलर ही तो परफेक्ट है, बैट्समैन उतना परफेक्ट नहीं है बॉलिंग के लिए, क्योंकि वो लगातार बॉल कर रहा है, वो उसको ही कंप्लीट कर रहा है, उसका मेन काम ही क्या है? बॉलिंग करना। तो दैट मीन्स कि वो बॉलिंग में एकदम स्पेशलाइज्ड हो गया है, जिसके कारण हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और सबसे खास बात जो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, वो है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जो पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, तो आप अब समझिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें हम स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं उनके फील्ड में। जिनको नहीं आता है हम उनको वहां ट्रेन कर रहे हैं उनके फील्ड में, जिससे कि उनके अंदर एक मोटिवेशन, एक फीलिंग क्रिएट हो रही है और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब एक पर्सन अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है तो उसको प्रॉपर सैलरीज, भाई आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छा करते हैं, तो जो ऑनर है, जब मैनेजमेंट है, आपको ज्यादा सैलरी देगा, आपको ज्यादा फैसिलिटीज देगा, सुविधाएं देगा, बोनस देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ दे रहे हैं, क्योंकि यू आर द स्पेशलाइज्ड। आपने, आपका जो मॉरल है वो बूस्टअप है, मॉरल बूस्टअप है। क्यों? क्योंकि आपको जो काम दिया जाता है आप फटाफट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? यू आर द परफेक्ट इन दैट फील्ड, क्योंकि आपको स्पेशलाइज्ड वर्क दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है और उनका जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ हमारे जो पर्सनल्स हैं उनकी ग्रोथ भी हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। और इससे भी जरूरी, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।